आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां नवरात्र के पावन सम्मेलन में आज सांसद मनोज तिवारी शामिल हुए। आपको बता दें कि सांसद मनोज तिवारी आज घायल अवस्था में वाराणसी पहुंचे। सम्मेलन के दौरान उन्होंने यूपी सरकार के संबोधन करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ उन्होंने लखीमपुर में हुई घटना पर विशेष टिप्पणी करते हुए कहा कि विपक्ष को सरकार के कार्यकाल में बीजेपी के खिलाफ कोई गलती नहीं मिली और इसी की वजह से वो इस मामले को जानबूझकर खौलाकर यूपी की जनता को झुलसाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि इसी के साथ सम्मेलन में शामिल हुए मनोज तिवारी ने अन्य मुद्दों पर भी विशेष बातचीत करते हुए बीजेपी सरकार का संबोधन किया। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश लोगों का विश्वास बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी में, वो अपूर्व है। पहले कभी नहीं देखा गया कि 5 साल काम करने के बाद कोई सरकार इतनी लोकप्रिय हो गई हो। महिलाओं में, युवाओं में, किसानों में, विद्यार्थियों में, जो बड़े सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें, व्यापारियों में एक इतनी बड़ी सुरक्षा की भावना आई हो। सबको अपने ढंग से अपना काम करने की पूरी सुरक्षित छूट है। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो पुरानी जो राजनीति चलती थी यूपी में ना, कि चुनाव का समय आएगा तो हम इनको डिरेल कर देंगे, इनको हटा देंगे, अब वो समय चला गया है। उत्तर प्रदेश की जनता का नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ योगी पे विश्वास है। वही खबर यूपी के मथुरा से है, जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग में सुरक्षा गार्ड के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता को अंजाम दिया है। बता दें कि इन्फिनिटी बिल्डर की निर्माणाधीन बिल्डिंग के अंदर बदमाशों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की, फिर बिजली की तार, लाइसेंसी बंदूक और कारतूस को लूट कर मौके से फरार हो गए। वहीं मामले की सूचना जब पुलिस को दी गई तो मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी करने में जुट गए। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल रही। के थाना वृंदावन में 2/3 अक्टूबर की रात को इन्फिनिटी बिल्डर्स द्वारा बनाई जा रही बिल्डिंग और फ्लैट्स जो कि अर्धनिर्मित हैं, उसमें कुछ बदमाशों द्वारा अंदर घुस के और वहां के गार्ड उनको घायल करके उनकी राइफल लूट के बिजली की तार की डकैती की गई थी। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सभी अधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना किया गया। जिन गार्ड के साथ घटना हुई थी उनसे बड़ी सघन और गहन पूछताछ की गई। वहां पर काम करने वाले अन्य लोगों से भी जानकारी की गई। ये चीज़ें संज्ञान में आई कि यहाँ पर कुछ दिन पहले 2 व्यक्ति काम करने के लिए आए थे, जिनके द्वारा कुछ दिन काम किया गया, बिना अपनी तनख्वाह लिए या बिना कुछ पैसा लिए और बिना कुछ बताए यहाँ से चले गए हैं। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां समाजवादी पार्टी की जनादेश रैली आज आयोजित की गई और वहीं इस जनसभा में राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी और बसपा की कार्यकाल पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को करो विचार, क्यों रहे अत्याचार। आपको बता दें कि उन्होंने आयोजित कार्यक्रम में सपा के संबोधन में यह भी कहा कि प्रदेश में जनता अखिलेश यादव को सीएम के रूप में देखना चाहती है और सरकार बनने पर जनता को कई लाभदायक योजनाएं दी जाएंगी। सुरक्षित सीट पर पुरानी पार्टी की पुरानी नेताजी 1,27,27 लाख रुपया रेट निर्धारित किए हैं। जब हम उस पार्टी को छोड़े थे तो ये पूनम भी गई थी वहां पर मोहनलालगंज में चुनाव लड़ने के लिए। ये भी गई थी, इन्हें भी लोग फरमा के दे गए थे। खाली स्थान की पूर्ति करो, सही बता रहे, खाली स्थान की पूर्ति करो। और ये बब्बू भाई तो मन्नान भाई को मार डाले जो है।
वहीं यूपी के गोंडा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक दरिंदे ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसको अधमरी हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने जब घर पहुंचकर परिजन को आपबीती बताई तो आनन फानन में परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि जनपद गोंडा दुष्कर्म जैसे अपराध पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। गोंडा में ये दरिंदगी का पहला मामला नहीं है। दिनांक 11 अक्टूबर 2021 को थाना खोराड़ी क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम में एक बालिका जो कि नाबालिग है उसके साथ दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई है। विधि का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति बाल आचारी है जो कि पड़ोस गांव का ही है एवं पड़ोसी है। इस संबंध में थाना खोराड़ी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है। खबर जनपद चंदौली से है, जहां 5 गांव के ग्रामीण एक सप्ताह से लगातार न्याय की गुहार लगाते हुए मुख्यालय स्थित धरना स्थल पर धरनारत है। बता दें कि वहीं सत्तापक्ष के जनप्रतिनिधियों के सह पर चंदौली में भूमाफिया तेजी से पैर पसार रहे हैं, जिसका उदाहरण आज सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम को मिला है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने सुदर्शन न्यूज टीम से न्याय दिलाने की आस लगाते हुए बताया कि इन विधायक के दबाव के कारण ही सार्वजनिक सड़क निर्माण कार्य रोक दिया गया है, जिसके चलते 5 गांवों के लोगों का आगमन बाधित है। दरअसल जिला मुख्यालय के विकास भवन की बगल से मधुपुर, बरठा, पुरवा, धरियाकोट और चकिया तालुका के लिए संपर्क मार्ग है और वहीं जिला प्रशासन द्वारा इस सड़क की मरम्मत कराई जा रही है। लेकिन बीच में इस सड़क को लगभग 50 मीटर आगे एक व्यक्ति ने निर्माण को यह कहकर रुकवा दिया कि वे उसकी निजी जमीन है, जबकि कई दशक से लोगों का आवागमन इसी रास्ते से है। पीड़ित ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि निर्माण को रोकने वाले व्यक्ति बीजेपी का एक जनप्रतिनिधि का रिश्तेदार है और उनके सह पर जिला प्रशासन कार्रवाई से गुरेज कर रहा है। भैया ये 9 साल पहले से रोका गया है और ये सदियों से चली आ रही रोड है। हमारे पुरखों की ये रोड है, उससे वो हमारे बाप दादा आते जाते रहे हैं। लेकिन प्रशासन की सह पर एक भू माफियाओं को इस चंदौली प्रशासन द्वारा लगातार प्रश्रय दिया जाता रहा है, जिसकी वजह से यह नतीजा इस रोड का है। और गलत नहीं होते हुए भी हम लोगों की फरियाद नहीं सुनी जा रही है। हम लोग सही है, उसके बाद भी हमारी फरियाद नहीं सुनी जा रही है। पिछली बार हम आए थे तो ये काफी यहाँ पे जल जमाव था। जी। तो आप लोग कैसे आते जाते थे इसमें? हम लोग उसमें कूद के आते जाते थे। एक हमारे गांव के ही हैं जिनका पैर टूटा, वो हॉस्पिटलाइज हुए। उसके बाद हम ग्रामीणों ने मिलकर के, हमारे स्कूली बच्चे इसी से आते जाते थे, मजबूर थे। कई बार 2 बार इनकी बसें पलटने से इसमें जो लोग धरने पे बैठे हुए हैं, तो धरने पे बैठने से इसमें क्या हो जाएगा? अगर न्यायालय का स्टे है तो न्यायालय का स्टे तो धरना बैठने से तो खत्म होगा नहीं। जो जबरदस्ती वाली बात चल रही है। हाँ, अभी भी सुनते हैं। मैं चंदौली जनपद का मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय है और इस कार्यालय के पीछे बगल में 1 हफ्ता से ऊपर वहाँ के ग्रामीण गुरुआ के धरना पे बैठे हुए। इस संबंध में हमारी सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम मुख्य विकास अधिकारी अजित नारायण से बाइट लेने के लिए आई थी। उन्होंने पहले तो बाइट देने से मना किया, बोले कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, जबकि ये गलत है। कोई भी सक्षम अधिकारी इस संबंध में नहीं सामने आ रहा है और ये अधिकारी जो है एसी के कमरों में बैठ कर के जनता की, जो कि बगल में रूम में बैठ कर के वो लोग धरना दे रहे हैं। ये सीडीओ साहब की गाड़ी है, ये सीडीओ साहब की गाड़ी है, एसी के कमरे में बैठे हुए हैं। और सुदर्शन न्यूज चैनल की संवाददाता और हम सभी लोग मिल करके गए थे बाइट लेने के लिए, उन्होंने देने से इनकार किया। जहां योगी सरकार उत्तर प्रदेश के हर सड़क को गड्ढा मुक्त करने के अभियान चला रही है, वहीं पर के चंदौली का प्रशासन सड़क निर्माण न करा करके सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का पलीता लगा रहा है। जिला संवाददाता प्रशांत सिंह के साथ कैमरा जनपद चंदौली।
तो खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां लापता बीएसएफ जवान की उनके ही बेटों ने हत्या कर शव कुएं में दफन कर दिया था। आरोप है कि वह अपने पुत्र वधू पर गलत निगाह रखता था और विरोध करने पर बेटों को जायदाद से बेदखल करने की धमकी देता था। वहीं पुलिस ने आरोपी के एक बेटे को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश कर दिया है। बेटे की निशानदेही पर सड़ गला शव की बरामद कर लिया गया है। बता दें कि बीएसएफ में तैनात हेड कांस्टेबल 29 मार्च से लापता थे। उनके बड़े बेटे ने अगौता थाना में गुमशुदा दर्ज कराई थी। कहीं कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस ने मामला रफा दफा कर दिया था, लेकिन इसके बाद बीएसएफ जवान के भाई ने अफसरों से गुहार लगाई, जिस पर पुलिस हरकत में आई और छोटे बेटे के साथ ही उसके 4 दोस्तों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई और उसके बाद घटना का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने उसकी निशानदेही से बीएसएफ जवान का कंकाल नुमा सड़ा गला शव कुएं से बरामद कर लिया है और पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। जगतपुर गांव के रहने वाले थे रामपाल, जो बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के रूप में जैसलमेर में तैनात थे। आरोप ये था कि ये 29/3 को अपने घर आए थे और फिर 30/3 को इनके बेटे का कहना था कि वो उन्हें हापुड़ में छोड़ आया था बाबूगढ़ चौराहे पे, और लेकिन न तो अपने कार्यस्थल पे पहुंचे, न ही उनके बारे में कुछ पता चला। खबर यूपी के बरेली से है, जहां शेरगढ़ निवासी एक मदरसे में बतौर मौलवी कार्य करता था। उसी दौरान मौलवी की नजर एक पीड़िता पर पड़ गई। आपको बता दें कि मौलाना ने लड़की को हवस का शिकार ये कहकर बना लिया कि वह उससे निकाह करेगा। पीड़िता मौलाना के प्रेम जाल में फंसती गई, जिसके चलते वह गर्भवती भी हो गई और जब इस बात की भनक मौलाना को लगी तो उसने पीड़िता से कहा कि पहले वो गर्भपात करा ले, फिर निकाह करूंगा। इतना ही नहीं, जिहादी मौलाना ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी तक डाली। इस मामले में पीड़िता ने दुराचारी मौलाना के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस इस मौलाना के खिलाफ जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हमारे साथ ये जो घटना हुई थी, मतलब मैं रहने वाली तो बहरी की हूँ, मगर अपनी बड़ी बहन की यहाँ शीशगढ़ रहती थी। तो शीशगढ़ में जो है मैं मदरसे में, गौड़ी वाले मदरसे में पढ़ाई करती थी। वहीं इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद जो है मतलब उन्होंने हमसे मोहब्बत की। खबर यूपी के चित्रकूट से है, जहां एक महिला अपने बीमार बच्चे और पति के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची। दरअसल महिला गलत तरीके से हो रहे पीएम आवास योजना के आवासों के आवंटन को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची और सीएम योगी से मिलने की मांग करने लगी। बातचीत के दौरान पीड़िता ने यह बताया कि वे कई दिनों से डूडा विभाग और डीएम दफ्तर के चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी गुहार सुनने के लिए कोई भी अधिकारी तैयार नहीं है। आपको बता दें कि चित्रकूट जनपद में अधिकारी द्वारा ऐसे गरीब परिवारों के नाम से आवास योजना आवंटित कर दूसरों से पैसे लेकर दे दिए जाते हैं और गरीब परिवार आज भी जैसे का तैसा बना हुआ है। अगर इसकी प्रमुखता से जांच की जाए तो एक बड़ा खुलासा खुलकर सामने आएगा। उन्हें गांव से जाते हैं भगा देते हैं, ही लागा लगाए हैं। अब आदमी टीबी का मरीज है, बताओ सर हम क्या करें। मुझे पन्नी तैर रही थी, लड़की बीमार है मेरी। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां साहिबाबाद पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ अन्य 4 साथियों को भी यहां पे पुलिस तलाश कर रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से अपाचे मोटरसाइकिल, एक तमंचा और नकदी बरामद की है। दरअसल साहिबाबाद पुलिस ने कलेक्शन एजेंट से लूट करने वाले को ढूंढ रही थी, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। गौरतलब है कि एसएसपी के निर्देश पर घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस ने टीम गठित की गई थी। फिलहाल पुलिस अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत साहिबाबाद क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष साहिबाबाद के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय और थाना क्षेत्र साहिबाबाद की टीम के द्वारा टिंकू को गिरफ्तार किया गया है, जिससे थाना क्षेत्र साहिबाबाद में 4 अगस्त को हुई घटना का अनावरण हुआ है, जिसमें इसके पार्ट में 10,000 रुपये आए थे, उससे 5,000 रुपये बरामद किए गए हैं और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल अपाचे व असलहा बरामद किया गया।
वहीं यूपी के गोंडा से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह जमकर विपक्ष पर बरसे। बता दें कि लखीमपुर घटना को साजिश की संज्ञा करार देते हुए सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है अचानक घटना नहीं घटी है, इसके पीछे साजिश है जिसके जाल में हमारे मंत्री जी फंस गए हैं। आपको बता दें कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इस मामले की जांच हो रही है और इसी के साथ सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस और सपा पर जमकर तंज कसते दिखाई दिए। वो कहने से इस्तीफा होगा और ना मैं कहूँगा। अब ये विषय केंद्रीय गृह मंत्री जी का स्वयं का है। देखिए, कहने का आरोप लगाने को कोई आरोप लगाओ, उसका काम है आरोप लगाना, लेकिन पहले मैं फिर कह चुका हूँ, पहले तो इनको विश्वास था गिरफ्तारी ही नहीं होगी। और जब मिल गया प्रमाण और आशीष मिश्रा अपनी पूरी सफाई नहीं दे पाए, जैसा कि उन्होंने कहा था कि हम उस समय गाड़ी में नहीं थे, और जब वो सबूत नहीं दे पाए तो उनकी गिरफ्तारी हो गई। पहले तो लोग यही नहीं मानते थे गिरफ्तारी होगी। तो वहीं यूपी के गुन्नौर से स्कूल संचालक द्वारा ठगी का मामला सामने आया है, जहां संचालक किताबों और ड्रेस के नाम पर ठग रहे हैं। जब सुदर्शन न्यूज की टीम ने संभल के गुन्नौरा में प्राइवेट स्कूलों पर नजर डाली तो प्राइवेट स्कूलों की पोल खुल गई। आपको बता दें कि निजी प्राइवेट स्कूल के संचालक अभिभावकों पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि निजी दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदी जाए ताकि दुकानदार से बंधा कमीशन बरकरार रहे। वहीं अभिभावकों ने बातचीत के दौरान ये बताया कि कक्षा 1 की बच्चों की किताब जो है वो 1000 रुपए से 1500 तक की बैठती है, जिससे प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल सा हो गया है। और इतना ही नहीं, बच्चों के जूते और कपड़े तक पर कमीशन बंधते हुए यहां नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अभिभावक इतनी महंगी शिक्षा दिलाने में असमर्थ होते हैं। संभल में प्राइवेट स्कूलों ने किताबों के नाम पर लूट मचा रखी है। आपको बता दें कि संभल में प्राइवेट स्कूल संचालक दुकानदारों से कमीशन बंधा हुआ होता है, जहां 50% कमीशन लेते हैं। स्कूल प्रबंधक बच्चे को एक रसीद थमा देते हैं जिस पर स्कूल का नाम व कक्षा का नाम पड़ा हुआ होता है, जिससे दुकानदार समझ जाता है कि बच्चे को कौन सी स्कूल की किताबें देनी हैं। इतना ही नहीं, कुछ प्राइवेट स्कूलों ने तो अपने स्कूल में ही बच्चे को किताबें उपलब्ध करानी स्टार्ट कर दी हैं, जहां मनमानी पैसा लेकर अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं। कैमरामैन जयप्रकाश के साथ रविंद्र यादव, सुदर्शन न्यूज। वहीं यूपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की भी सरगर्मी तेज होती जा रही है। ऐसा ही सोचकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव वृंदावन में रथ यात्रा शुरू करके अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने वृंदावन में अपनी सभी कार्यकर्ताओं के साथ यहां पे बैठक की है और वहीं उन्होंने आगामी रणनीति के बारे में पत्रकारों को बताया कि जिस तरह से यह सरकार लोगों पर अत्याचार कर रही है, उस सरकार के खिलाफ विपक्ष को पहले ही एकजुट होकर सड़कों पर उतरना चाहिए और सरकार का विरोध करना चाहिए। साथ में समाजवादी पार्टी यात्रा निकाल रही है, उधर भाई जयंत चौधरी भी यात्रा निकाल रहे हैं, तो सभी लोग इस समय और निकलना चाहिए भी, क्योंकि इस प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है और ये काम तो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जब हो रहा है मैं समझता हूँ ठीक समय। देखिए, जहाँ तक गठबंधन की बात है, मैं एक बार फिर इसको स्पष्ट कर देता हूँ कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय शिवपाल सिंह जी का निर्णय होना है। इसमें हम लोगों ने एक आवाज़ में अपने नेता को ये जिम्मेदारी दी थी कि ये आपका निर्णय होगा, किससे गठबंधन होना है नहीं होना है। पार्टी ने हम लोगों को जिम्मेदारी जो दी है कि 403 विधानसभा को बूथ स्तर तक हमें मजबूत करना है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा जनाधार है जो हमारे नेता के साथ, हमारी पार्टी के साथ जुड़ा है। उस जनाधार से रूबरू होते रहें, इसी को देखते हुए हम लोग इस यात्रा में। खबर यूपी के मोदीनगर से है, जहां सिटी हॉस्पिटल के इलाज में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी के अनुसार बता दें कि एक व्यक्ति ने बेटी को बुखार की शिकायत के कारण हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, जहां लड़की के इलाज में लापरवाही बरती गई और बच्ची की जान चली गई। आपको बता दें कि नाराज होकर पीड़ित परिवार ने शव को रोड पर रखकर रोड जाम कर रोड से गुजर रहे एसडीएम की गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिसके चलते एसडीएम चोटिल हो गए। प्रदर्शन के दौरान चोटिल एसडीएम को नजदीकी हॉस्पिटल में उपचार के लिए एडमिट कराया गया और वहीं मामले की सूचना
सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने जब पहुंचकर जाम जो है वो खुलवाया और मृतक की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी एक अस्पताल में एक लड़की एडमिट थी। दोपहर में बताया गया कि बुखार होने पर उसको एडमिट कराया गया। अभी अब नाम की जानकारी नहीं है। अभी मोदी नगर में एक बार फिर हॉस्पिटल की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि मोदी नगर में राजचौपल स्थित एक सिटी हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल है, उसमें एक नाबालिग बच्ची को एडमिट कराया गया था जिसे बुखार की शिकायत थी, लेकिन उसका वहां पर प्रॉपर इलाज ना होने के कारण उस बच्ची की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने गुस्सा का शिकार जो बने हैं वो प्रशासन बना है। उसमें मोदी नगर के एसडीएम प्रजापति को गुस्से का शिकार होना पड़ा और उनके जो गाड़ी है वो भी तोड़ दी गई, उन पर पथराव किया गया और उनके पैर में भी पत्थर लगा। मोदी नगर के जो एसएचओ हैं मुनिंदर सिंह, वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ में परिजनों को वहां से रोड से हटाया और जाम खुलवाया। अब देखने वाली बात ये होगी कि आए दिन मोदी नगर में हॉस्पिटल की लापरवाही सामने आती रहती है। इस बार भी इस हॉस्पिटल पर कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं। जितेंद्र कुमार, सुदर्शन न्यूज, मोदी नगर। तो वहीं खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां प्रधानमंत्री जन आयोग का यहां पे शुभारंभ किया गया। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। किए गए हैं मंत्री जी पंचायती राज जी की तरफ से और के कर कमलों से एवं विधायक जी श्री रितेश गुप्ता जी के कर कमलों से कार्ड वितरण किया गया और माननीय मंत्री जी, विधायक जी एवं सभी जनता ने पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का पूरी तन्मयता से देखा। आप सबका और हमारे सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं भारत सरकार ने करीब 5 वर्ष पूर्व रूपडीहा नेपाल बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के निर्माण का कार्य 55 हेक्टेयर में शुरू कराया था, जिसका शिलान्यास भारत सरकार के पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2019 में किया था और अब लगभग 1 साल के अंदर यह पूरी तरह से बनकर तैयार भी हो गया है। बता दें कि दिन रात आईसीपी निर्माण के लिए काम चलाया जा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच होने वाले आयात और निर्यात इसी मार्ग से होंगे, जिसके चलते एक ही छत के नीचे कस्टम, आव्रजन, वन विभाग, पुलिस, एसएसबी सहित विभिन्न विभागों के कार्यालय जो है वो संचालित होंगे और इस कार्य में लगभग 200 करोड़ की लागत लगेगी। और आपको बता दें कि रूपडीहा बॉर्डर पर मालवाहक वाहनों के कारण जाम की गंभीर समस्या बनी रहती थी, जिसकी वजह से लोग घंटों तक यहां पे जाम में फंसे रहते थे। अब आईसीपी चेक पोस्ट शुरू होने से जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापक रिश्तों में भी काफी सुधार होगी। को लेकर आप देख सकते हैं आईसीपी को भी निर्माण हो ही रहा है, लेकिन जो जाम की समस्या है आपको दिखाना चाहूंगी। जो जाम की समस्या यहाँ बनी रहती है, ये जाम की समस्या आईसीपी निर्माण होने से खत्म हो जाएगी। जिस दिन आईसीपी शुरू होगा उस दिन वन विभाग, पुलिस, कस्टम, इमिग्रेशन जैसे जो महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं एक ही बिल्डिंग में रहेंगी और नेपाल और भारत के जो व्यापारिक रिश्ते हैं काफ़ी और अच्छे होंगे। इस समय सुदर्शन न्यूज़ की टीम इंडो नेपाल बॉर्डर के आईसीपी चेक पोस्ट में मौजूद है। इस समय आईसीपी चेक पोस्ट का तेजी से भारत सरकार निर्माण करा रही है। आईसीपी चेक पोस्ट निर्माण होने से शहर में लगने वाली जाम से समस्या को निजात मिलेगा ही मिलेगा, बाकी भारत और नेपाल के व्यापारिक रिश्तों में भी काफ़ी सुधार आएगा। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ लोकल के लोग हैं और हम परिचय भी करा दें। आप आनंद पाठक जी हैं, ग्राम प्रधान भी आए जानते हैं। इनसे आईसीपी के निर्माण से लोगों को कितनी राहत मिलेगी? सबसे पहले तो ये लाभ होगा कि रूपडीहा में जो जाम की समस्या रहती है, आवागमन बाधित रहता है, पैदल यात्री परेशान रहते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए। वो जहाँ 10 मिनट लगना चाहिए वहाँ 1 घंटा लग जाता है, उससे निजात मिलेगी। दूसरी तरफ जो रोड पर वाहन खड़े रहते हैं, यहाँ पार्किंग है बहुत बड़ी बन रही है, उसमें आकर खड़े होंगे और जो बेईमानी होती थी कस्टम में या फिर फर्जी वसूली होती थी उससे निजात मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।